तो मुझे कई बार ये देखा जाता है कि इंसान बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गया, बहुत अच्छा लेवल उसने अचीव कर लिया, फाइनेंशियली भी उसने जी, फेम भी बहुत कमा लिया, लोग हर इंसान उसको जानने लग गया। लेकिन एकदम से उसका या तो डाउनफॉल आ जाता है या फिर एकदम से खबर आती है कि उसको हार्ट अटैक आ गया या उसका मर्डर हो गया या एक्सीडेंट में वो मारा गया। तो ये भी क्या कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी से चीज़ें रिलेट होती हैं? बिल्कुल होती हैं जी। अब जैसे मैं एक रिसेंटली, आपको सबको ही पता है, पूरी देश दुनिया को पता है सिद्धू मूसेवाले जी के बारे में, उनके साथ क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ। बिल्कुल। तो उन्होंने, जब आपको पता हो, उनकी डेथ से आई थिंक 6 महीने पहले ही उनका घर कंप्लीट हुआ था। और जब उनका घर कंप्लीट हुआ तो मैंने उनको ईमेल भी लिखी थी कि आपके घर की जो फेसिंग है वो सही नहीं है, और इससे क्या होता है, आपके घर में जो भी मेल मेंबर अर्निंग है या फिर जो सबसे ज़्यादा फेमस है या जिसके बेसिकली जो जाना जाता है उस घर में एक हेड ऑफ द फैमिली के नाम से, उसकी लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज आते ही हैं। साउथ वेस्ट में जिस कोण में उनकी एंट्री निकल रही है वो दिशा अच्छी नहीं है। और ये चीज़ मैं अभी भी बता रहा हूँ, आगे के लिए भी, जो सिद्धू मूसेवाला जी के छोटे भाई हुए हैं, अभी तो उनकी एज आई थिंक 1-1.5 साल ही होगी, जी। जिस दिन वो 11 साल के होंगे उससे पहले पहले उनके ऊपर भी जानलेवा अटैक होगा। कि एक इंसान है, जी, उसके मतलब लगा लो कि किस्मत कुंडली में ये लिखा है कि वो फाइनेंशियली स्टेबल कभी हो ही नहीं सकता, जी, लेकिन वो बहुत हार्ड वर्किंग है, जी, हाँ, बहुत सच्चा इंसान है, उसके कहीं पर भी उसके कैरेक्टर में भी प्रॉब्लम नहीं है। जी। तो क्या सच में कुंडली इतना बड़ा इम्पैक्ट डालेगी कि उतना अच्छा होने के बावजूद भी वो फाइनेंशियली कभी स्टेबल नहीं हो पाएगा? देखो, ये चीज़ कभी भी कुंडली नहीं बताती कि ये इंसान कभी ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएगा। ग्लोबल चीज़ों को भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है या सिर्फ कुंडली देखकर हम एक इंसान के बारे में ही प्रिडिक्ट कर सकते जी, हैं? इसका भी मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। अगर हमें ये चीज़ जाननी है तो हम इसके लिए बनाते हैं स्थान कुंडली। स्थान कुंडली को हम इंग्लिश में बोलते हैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। ओके। इसको यूज़ करके हम उस स्थान की, उस प्लेस की, उस जगह की, उस देश की या उस पूरे कंट्री की इस समय पर क्या स्थिति चल रही है, ग्रहों की क्या पोजीशन है। जी, काफ़ी सालों से हम सुनते आ रहे हैं, छोटे-छोटे होते हैं तब भी कहते हैं 2 साल बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, प्रलय आएगी, देन फिर 2011 में भी ये चीज़ उठी थी, फिर 3-4 साल बाद फिर उठ जाती है। जी। तो ऐसा सच में होने वाला है कुछ कि सिर्फ़ ये वायरल होने की चीज़ें हैं? देखो, वही बात है, कुछ लोग इसका नेगेटिव यूज़ भी करते हैं। कुंडली में अगर हम कुंडली के सिद्धांतों को समझें तो उसमें कहीं भी अंत का विषय ही नहीं है। हम किसी की डेथ नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी से। आज की दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेंटल स्ट्रेस, जी। ये किस ग्रह की वजह से ज़्यादा हो जाता है जो मेंटल स्ट्रेस है? देखो, जैसे कि अभी मैं आपको सारे प्लैनेट्स का बता रहा था, तो मैंने मन का बताया चंद्रमा से। अगर किसी का चंद्रमा वीक है तो वो मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा लेगा, ठीक है। इमोशनली वीक रहेगा क्योंकि इमोशंस का कारक है उसके। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो नेगेटिविटी से घिर जाते हैं बहुत जल्दी। मेरे पास एक लड़की आई, उसकी एज रही होगी 22-23 के आसपास। तो उसने आके मुझसे ना अपने रिलेशनशिप के बारे में क्वेश्चन पूछा। तो मैंने उससे उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, तीनों चीज़ मांगी, उनकी कुंडली रेडी करी। और देखते ही मुझे ये दिखा कि अगले 3 महीने उसके लिए सुसाइडल हैं। सुसाइडल थॉट से वो गुजर रही है, डिप्रेशन से वो गुजर रही है। जो राहु प्लैनेट है वो इंसान के ऑब्जेशन को बताता है कि ये कितना ऑब्जेशन होल्ड करता है, किसी चीज़ के लिए कितना पागलपन है इसके अंदर। कैसे जज करें इंसान, मतलब कैसे जी, इंसान अपने आप को वो ठीक रास्ते के ऊपर डाले कि किस तरीके से चूज़ किया जाए एक एस्ट्रोलॉजर को? हाँ जी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक आम इंसान एस्ट्रोलॉजर कैसे चूज़ करता है? सबसे पहले वो जाएगा, उसका अपीयरेंस देखेगा राइट। कि इन्होंने धोती कुर्ता पहना है, टीका वीका लगाया है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी मालाएं पहनी है, तो ये एस्ट्रोलॉजर सही है। पर ये सबसे गलत कंसेप्ट है। एस्ट्रोलॉजी तो एक प्योर साइंस है। इसमें आप ऐसे कैसे जज कर सकते हो कि उसने पहना क्या है? या फिर यही सब कपड़े पहन के एक गली में झोला पहन के कोई घूम रहा है तो ये मेरा भविष्य बता देगा? उसको तो अपना भविष्य नहीं पता, वो तो खुद गलियों में धक्के खा रहा है। कुछ भाई कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ साहिल जी, आप बताएं, आप कैसे हैं? ऑल वेल। तो 2021 में वंश भाई आपने अपनी एमसीए पास आउट करी, जी, देन उसके बाद इतना बड़ा ट्रांजिशन ये एस्ट्रोलॉजी की तरफ, इसका इंस्पिरेशन आपके पास कहाँ से आया? देखिए, इसका सबसे बड़ा श्रेय तो मैं अपने पिताजी को दूंगा, जो पिछले 20 से 25 सालों से एस्ट्रोलॉजी में काम कर रहे थे, हुँ, सीख रहे थे, बहुत बड़े बड़े विद्वानों के साथ। हुँ, इवन कि उन लोगों के साथ एस्ट्रोलॉजी सीखने का उनको मौका मिला जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी का जन्म किया है। क्या जिनमें बात है! से के राव जी हो गए, हुँ, हुँ, आर.एन. रविशंकर जी हो गए, इन सब के साथ उन्होंने काम किया है और जानने की कोशिश की है कि एस्ट्रोलॉजी कितनी डीप है हुँ, हुँ, और इससे हम अपने भविष्य में कुछ सुधार कर भी सकते हैं या नहीं। ओके, तो एक-एक चीज़ की प्लानिंग करके उन्होंने आज यहाँ पर मुझे खड़ा किया है। और कहीं न कहीं जब उन्होंने एस्ट्रोलॉजी सीखी,
तो उस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तो उससे पहले की ये बात है, जब उन्होंने स्टार्ट किया लर्न करना, तो उनको ये चीज़ समझ आ गई थी अपनी कुंडली देखकर कि मेरे जो बेटा होगा या बेटी होगी, कोई भी होगा, इसमें हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते बिल्कुल भी, उसका एस्ट्रोलॉजी की साइड पर इंटरेस्ट आएगा और उसमें उसका प्रोफेशन भी क्रिएट हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने स्टार्ट किया। खुद तो वो गवर्नमेंट जॉब में थे, उन्होंने उसको एज अ पैशन एक्सप्लोर किया, लेकिन मैंने इसको अपना प्रोफेशन बनाया। वैसे मैंने एमसीए करी, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब भी करी एमएनसीज में। लेकिन जब मुझे ये चीज़ पता लगी कि मेरा तो प्रोफेशन इस लाइन में है, तो फिर मैंने प्रोफेशनली इस लाइन को अडॉप्ट कर लिया। तो वंश भाई कैसा लग रहा है फिर एस्ट्रोलॉजर बन के? जी, बहुत अच्छा लग रहा है हम्म। और ये एक अपॉर्चुनिटी है। और मैं इसको ये कहूँगा कि एक भगवान की इच्छा है। हाँ। अगर हम ज्योतिष का संधि विच्छेद करें, तो एक ईश्वर की दी हुई ज्योति है। हम्म। ईश्वर जिसको चाहता है उससे लोगों की मदद करने का माध्यम बनाता है और वो लोगों की हेल्प कर पाता है इसके थ्रू। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे जो डिस्कस करना चाहूँगा एज अ व्यूअर भी, मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि जी। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी है क्या? क्या ये एक साइंस है या फिर सिर्फ एक ट्रस्ट का गेम है सारा? देखो, ये बहुत डीप क्वेश्चन है। मैं ये बोलूँगा, एस्ट्रोलॉजी का कोई अंत नहीं है। एस्ट्रोलॉजी जहाँ से शुरू होती है तो इंसान को बहुत अट्रैक्ट करती है और बहुत सारे लोग आजकल एस्ट्रोलॉजी सीखना भी जाते हैं और ये जानना भी चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में क्या कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन इसका अंत कोई नहीं है। इसको आप कितना भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसमें कितना भी डीप जा सकते हैं। हजारों सालों से हमारे वेद, ऋषि, मुनि सब ये पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ाते आ रहे हैं और इसका आविष्कार करते आ रहे हैं। और हर आप देखिए दशक के बाद कुछ नई आविष्कार होती हैं, नई टेक्निक्स आती हैं। पहले आपने देखा होगा कि मंत्रों के उच्चारण होते थे, आज की डेट में स्विच वर्ड्स के उच्चारण होते हैं। इस बारे में भी हम आगे डीप में बात करेंगे। लेकिन एस्ट्रोलॉजी इवोल्व हो रही है और नई नई चीज़ें एस्ट्रोलॉजी में निकल कर आ रही हैं। ये एक साइंस है, प्रॉपर कैलकुलेशन के ऊपर चलती है, लेकिन इसके अंदर जितना साइंस है उतना ही इंट्यूशंस भी रोल प्ले करती हैं। बिल्कुल। अगर मैं आपको बताऊं, इसको वेदांग बोलते हैं। वेदों का एक अंग है ज्योतिष। इसके बिना कभी भी वेद पुराण पूरे कंप्लीट नहीं होते। आज से नहीं, आप रावण के काल में चले जाइए या उससे भी पीछे चले जाइए, वहाँ भी इसका प्रयोग हुआ है। आप देखिए, आपके माता पिता ने, उनके माता पिता ने शादी करते समय कुंडलियाँ मिलवाई। बिल्कुल। तो इसका एक साइंटिफिक लॉजिक तो है। लेकिन आज की देश में, दुनिया में हम देख रहे हैं 21वीं सदी में लोग कुछ इसको चैलेंज भी कर रहे हैं कि क्या इसका कोई बेस है या फिर एक ये सूडो साइंस है। लेकिन मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा साहिल जी, कि अगर आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, यूज़ करेंगे, तो इसका बहुत डीप मीनिंग है। तो आपने जैसे कहा कि अलग अलग चीज़ें जो है इवॉल्व हो रही हैं, इसी तरीके से कहीं ना कहीं एक जो लेमैन मैं कहूँगा है ना, एक आम आदमी उस चीज़ को लेकर बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि कई चीज़ें सामने आती हैं। जैसे इंसान परेशान है तो दिखती सी बात है कि इंसान इन चीज़ों की तरफ जाता ही जाता है कहीं ना कहीं। तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। कई कुछ मेरे ख्याल से लाल किताब, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, टैरोट कार्ड्स, कई कुछ है ना। मेरे ख्याल से एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर कि भाई जहाँ पर हमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है एक आम आदमी को। तो एक्चुअली किस तरीके से चूज करना चाहिए कि क्या चीज़ उसके लिए सही है? देखिए, ये चूज करना ना एक श्रेष्ठ एस्ट्रोलॉजर की क्वालिटी के ऊपर है। यूजर तो अपना आएगा, अपनी समस्या बताएगा, अपनी डिटेल्स बताएगा। राइट। ये एस्ट्रोलॉजर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कौन सी साइंस से सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। सही। तो देखिए, अगर एक इंसान के पास उसका डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है और प्लेस ऑफ बर्थ है एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट, इसके अंदर उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मैं 12 बजे हुआ था या 12:10 पे हुआ था, क्योंकि लोग अमूमन ऐसे बोल देते हैं 12 बजे के आसपास हुआ था। तो वो चीज़ उसकी फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से प्रॉपर डिकोड नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक नक्षत्र जो है हर 2.5 सेकंड में बदल जाता है। तो इसके अंदर हमें इतना प्रिसाइज होना पड़ता है कि हमें ये चीज़ पता हो कि इस इंसान का अप्रोप्रिएट किस समय पर जन्म हुआ है। अगर उसको ये चीज़ नहीं पता है तो आज की डेट में हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन टेक्निक के थ्रू ये चीज़ निकाल भी सकते हैं कि उसका जन्म किस समय पर हुआ है, अगर उसे नहीं पता। लेट सपोज उसको उस चीज़ में नहीं जाना है, उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ तो पता है, वो चाहता है कि मुझे इसी से ही पता लग जाए, तो फिर हम न्यूमरोलॉजी का यूज़ कर लेते हैं। न्यूमरोलॉजी उसके नाम और डेट ऑफ बर्थ से ही उसके बारे में बहुत कुछ बता देती है। लेकिन लेट सपोज उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, या उसमें भी उसको डाउट है, या कुछ लोगों का जन्म रात को 12 बजे के आसपास होता है, वो कंफ्यूज रहते हैं हम इस दिन को गिने या अगले दिन को गिने। तो ऐसे लोगों में हम फेस रीडिंग, पाम हिस्ट्री व लाल किताब का यूज़ करते हैं। ओके जी। सो काफ़ी बार ये कहा जाता है कि कैसे हम अगर बुज़ुर्गों की बात करें ना, हमेशा ये कहा जाता है कि हर चीज़ लिखी हुई है। जी। मतलब हमारे पेरेंट्स भी हमें ये कहते हैं, या कई बार हम किसी पंडित के पास भी जाएं तो हमेशा कहता है कि हर चीज़ लिखी हुई है। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर इतनी पावर है कि लिखी हुई चीज़ कोई बदला जा सकता है?
देखिए, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। अगर हर चीज़ लिखी हुई है, कोई भी बोलता है, तो इसका मतलब है वो बात कर रहा है अपने प्रारब्ध की। प्रारब्ध मतलब डेस्टिनी की। डेस्टिनी क्या होती है, इसके बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे कि हमारा बॉडी है, इसका आज नहीं तो कल अंत होना ही है। बिल्कुल। लेकिन हमारा जो सोल है वो रिपीट करता है, वो आगे और न्यू बॉर्न बेबीज होंगे, उनके अंदर चला जाएगा। तो जो सोल कन्वर्जन है, जो सोल का आगे जाना है, वो कुछ कर्म अपने साथ लेकर आता है। आपने इस जन्म में अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, वो आगे आपकी डेस्टिनी को डिफाइन करता है। तो ये जो प्रारब्ध की स्टडी है, इसी को ही लोग बोलते हैं कि सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि ये 50% लिखा हुआ है और 50% आपके कर्मों के ऊपर और आपके हाथ में है। जब आपके आज के कर्म ये डिफाइन कर सकते हैं आपके साथ कल क्या होगा, यही तो डेस्टिनी है। तो आप ये चीज़ समझिए साहिल जी, कि अगर हम आज अपने कर्मों को अलाइन कर लेते हैं, जो हमारे को पिछले कर्मों से डेस्टिनी पता लगी, वो एक एस्ट्रोलॉजर ने डिकोड करके हमें बता दी कि आपके लिए ये चीज़ें अच्छी हैं, ये चीज़ें खराब हैं। आप उसमें से 20, 30, 40% भी अडेप्ट करना शुरू करेंगे ना, तो आपकी लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी। इसके बारे में और डीप से जानने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। आप करनाल से लेके चंडीगढ़ निकले, तो आपने अपनी गाड़ी में गूगल मैप्स लगाया। गूगल मैप्स ने आपको एक एस्टीमेट टाइम बता दिया कि आप इस समय तक पहुंच जाएंगे, रूट भी बता दिया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि आपको रेस कब देनी है, ब्रेक कब लगानी है। ये सब चीज़ें आप ही करेंगे। बिल्कुल। लेट सपोज आप उसको गूगल मैप्स को बोलते हो आप ही मुझे पहुंचाओ इस टाइम तक, आप मेरे को वहां लगा देना, तो वो चीज़ तो वो नहीं कर सकता है। तो कर्म आपको ही करने पड़ेंगे, सिर्फ एक दिशा दिखा सकती है एस्ट्रोलॉजी आपको। बिल्कुल। सो कर्म और एस्ट्रोलॉजी आपस में किस तरीके से रिलेटेड है? जैसे हम एक एग्जांपल की बात करें कि एक इंसान है, जी उसके मतलब लगा लो कि किस्मत कुंडली में ये लिखा है कि वो फाइनेंशियली स्टेबल कभी हो ही नहीं सकता, जी लेकिन वो बहुत हार्ड वर्किंग है, जी हाँ, बहुत सच्चा इंसान है, उसके कहीं पर भी उसके कैरेक्टर में भी प्रॉब्लम नहीं है। जी। तो क्या सच में कुंडली इतना बड़ा इम्पैक्ट डालेगी कि उतना अच्छा होने के बावजूद भी वो फाइनेंशियली कभी स्टेबल नहीं हो पाएगा? देखो, ये चीज़ कभी भी कुंडली नहीं बताती कि ये इंसान कभी ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएगा। हाँ, कुंडली ये ज़रूर बताती है कि इसको ये चीज़ करने में कठिनाइयाँ आएंगी। लेट सपोज आपने करनाल से लेकर दिल्ली या चंडीगढ़ कहीं भी आप जा रहे हैं, आपने गूगल मैप्स पे डाला, रास्ते में ब्लॉकेजेस हैं, कुछ भी हर्डल्स हैं, तो वो आपको इंडिकेट कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि आप पहुंच ही नहीं सकते हो, वो आपको ऑल्टरनेट वेज भी दे रहा है, राइट। तो सिमिलरली एस्ट्रोलॉजी भी ऐसे ही काम करती है। वो ये बता देती है कि इस जगह से इस जगह जाने के लिए आपको यहाँ यहाँ दिक्कत है। वो किसी के लिए होगी, किसी के लिए नहीं होगी, डिपेंडिंग ऑन उसकी डेस्टिनी कैसी है, उसके पिछले जन्म के कर्म कैसे हैं। तो अगर उसको पता लग गया कि मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आनी है, इस साल में प्रॉब्लम आनी है, इवन यहाँ तक भी पता लग सकता है कि किस महीने में प्रॉब्लम आनी है, तो उसको वो अवॉइड कर सकता है। राइट। सो अभी जैसे आपने कहा कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से इवॉल्व कर रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं। जैसे जैसे एस्ट्रोलॉजी इवॉल्व कर रही है, उसी तरीके से टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व कर रही है। जी आप खुद एक एमसीए पास आउट है, आपने टेक्नोलॉजी को बहुत पास से देखा है, जी आपने एमएनसीज में जॉब करी, तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही सारा कुछ वहाँ पर आपने जी किया। जी जी। तो क्या कोई ऐसा वक्त भी आ सकता है कि टेक्नोलॉजी एस्ट्रोलॉजी को भी ओवरकम कर ले? ये तो पॉसिबल ही नहीं है साहिल जी। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। जैसे कि आपने मेरे से इंट्रोडक्शन में पूछा कि एस्ट्रोलॉजी है क्या, मैंने बताया ना आपको कि इसके अंदर जितना खेल नॉलेज का, साइंस का है, उतना ही इंट्यूशंस का भी है। तो ये 50-50 ऑफ बोथ है। तो अगर हम बात करें एआई की या फिर किसी भी ऐसी टेक्नोलॉजी की जो ज्योतिष कर पा रही है, या फिर ज्योतिष के जो चार्ट्स हैं, नक्षत्र हैं, उनको पढ़ के उसके बारे में डिसीजन दे पा रही है, तो वो सिर्फ एक जैसे एक ह्यूमन ब्रेन काम कर सकता है ना, वो काम कर पा रही है। लेकिन वो उसके पीछे एक एस्ट्रोलॉजर जो अपनी इंट्यूशंस का यूज़ करता है, अपनी पावर्स का यूज़ करता है, वो नहीं कर पा रही है। तो अब मैं इसके लिए एक आपको छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा और आपके मन से ये डाउट ही खत्म हो जाएगा। मेरे पास एक लड़की आई, उसकी एज रही होगी 22-23 के आसपास। तो उसने आके मुझसे ना अपने रिलेशनशिप के बारे में क्वेश्चन पूछा। तो मैंने उससे उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, तीनों चीज़ मांगी, उनकी कुंडली रेडी करी, और देखते ही मुझे ये दिखा कि अगले 3 महीने उसके लिए सुसाइडल हैं। सुसाइडल थॉट से वो गुजर रही है, डिप्रेशन से वो गुजर रही है। तो यहाँ पर अगर एक एआई यही सब कुछ जान लेता, तो वो उसको क्या बोलता कि भाई तू तो मरने वाली है। पर यहाँ पर मैंने उसको ऐसा नहीं बोला। आप एक हार्ट पेशेंट को, एक डॉक्टर ये बोल देगा कि आपके पास 3 महीने हैं, तो वो कैसे जी पाएगा? वो 3 दिन भी नहीं जी पाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ और नोट करी कि वहाँ उसकी शादी नहीं हो पाएगी जहाँ वो प्यार करती है। तो इस मैटर को हैंडल मैंने कैसे किया, मैंने उसको ये समझाया कि देख, अभी तेरा डिसीजन लेने का सही समय नहीं है,
अभी अगले 3 महीने तुझे इसमें बहुत एफर्ट्स डालने हैं, बहुत कुछ करना है, चीज़ें होंगी, पेशेंस रख। वो 3 महीने निकल गए, वो ख़राब समय निकल गया, इतने में ही उसको उससे बेटर रिश्ता मिला, उसकी अच्छी जगह शादी हुई, मैं उसकी शादी में भी होके आया। क्या बात है। तो बुजुर्ग लोग एक चीज़ हमेशा कहते हैं कि नज़र लग गई है ना, आपने कई बार सुना होगा कि भाई यार इसको नज़र लग गई है। बच्चों को स्पेशली कहा जाता है कि बच्चा ज़्यादा रो रहा है तो इसको काला टिक्का लगा दो कि नज़र लग चुकी है। क्या ये नज़र सच में काम करती है या सिर्फ एक ये मिथ है या सिर्फ एक वहम लोगों के मन में बना हुआ है? नहीं, डेफिनेटली देखो, कोई भी चीज़ अगर हमारे पुराने, आप देखो आपकी मम्मी ने भी आपको कहा होगा कभी ना कभी कि बेटा नज़र लग गई है, चल मैं तेरी नींबू मिर्ची से या नमक से नज़र उतार देती हूँ। हर घर में ये चीज़ होती है और ये मम्मियों का तो फेवरेट टॉपिक ही है। जी। तो ऐसा नहीं है कि इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ इसका ना एक वो फनी सा नाम रख दिया तो इसलिए लोगों को लगता है पता नहीं है नहीं है या मजाक ही चल रहा है ये। तो बेसिकली इसके पीछे साइंस है। हर इंसान का ना एक ऑरा होता है, ऑरा और वाइब्रेशंस बहुत कनेक्टेड हैं। जिस समय पर हमारा ऑरा वीक होने लगता है उसके कई कारण हैं। हम किसी शादी में चले गए, पार्टी में चले गए, बहुत सारे लोगों ने हमें देखा, तो एक वो हो जाता है ना, जेलसी फैक्टर आ जाता है। राइट। या कोई नेगेटिव इंसान के साथ बैठ के हम आएंगे ना तो एक कहीं ना कहीं हमारे मन में खटास आएगी, ठीक है। या हमको ऐसे पेट में दर्द होना फील होगा, हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हमें नज़र लगी है, हमें तो लगेगा नॉर्मल है। बट जो हमारी मम्मी है या फिर हमारी बहन है वो थोड़ी सेंसिटिव होती हैं, क्योंकि जब भी एक लेडी होगी ना उसको थोड़ा सा भगवान ने ब्लेस जैसे किया है कि वो इंट्यूटिव रहती है नेचर में, उनको फील हो जाती हैं ये चीज़ें कि कुछ तो सही नहीं है यहाँ पर, तो उसको नज़र लगना कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में चल रहा है या फिर यहाँ पर ऐसा कुछ है। आप टर्की की साइड चले जाओ, वहाँ पर इसको ईविल आई बोलते हैं। आप अरब कंट्रीज में चले जाओ, वहाँ पे आइन बोलते हैं। तो अलग अलग नामों से वो कॉन्सेप्ट है और वो बिल्कुल रियल है और बहुत आसान है नज़र उतारना। तो ये जो हमारे घर में हमारी मम्मियाँ उतारती हैं ये बहुत ईजिली उतर जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अभी आपने काफ़ी कंट्रीज़ की जैसे बात करी, तो क्या ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी वेस्टर्न कंट्रीज़ में कहाँ तक आपके अकॉर्डिंग कहाँ तक जड़ पकड़ रही है और कहाँ तक एंटर कर रही है? देखो ये तो सब जगह ही है। अब मैं आपको बताऊं कि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करते हैं। मेरे पाकिस्तान से भी क्लाइंट हैं, दुबई से भी क्लाइंट्स हैं, सब जगह से हैं जहाँ पे लोग ऐसे बोलते थे कि ये रिलीजन या ये कम्युनिटी बिल्कुल बिलीव नहीं करती। वो आज भी यही दिखाते हैं कि हम बिलीव नहीं करते, लेकिन सब करते हैं और बात करते भी हैं और अपने डिसीजंस भी उसी के बेसिस पर लेते हैं। और ग्लोबल इंसिडेंट्स को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, जैसे कि अर्थक्वेक्स हो गए या भी जैसे ये सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर चला, जो वॉर्स वगैरह हो गई, या जो जैसे कोविड आया था, तो काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स ने इस चीज़ को क्लेम किया था कि हमने ऑलरेडी ये बता दिया था या प्रेडिक्शन दे दी थी कि इस टाइम के ऊपर एक महामारी आएगी और इस तरीके से लोग मरेंगे। तो एक्चुअली ऐसा है कि ग्लोबल चीज़ों को भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है या सिर्फ कुंडली देखकर हम एक इंसान के बारे में ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं? जी, इसका भी मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जैसे आपने मेरे से पहले पूछा कि कुंडली की इतनी सारी फॉर्म्स हैं, तो वो क्यों है? देखो, हर फॉर्म की ना एक स्पेशलाइजेशन है। जब हम बात कर रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी या कुंडली की, वो ये नहीं बताती है कि यहाँ पर कुछ होगा या वहाँ पर कुछ होगा या इस समय पर कुछ होगा जनरल पे। लेकिन अगर हमें ये चीज़ जाननी है तो हम इसके लिए बनाते हैं स्थान कुंडली। स्थान कुंडली को हम इंग्लिश में बोलते हैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। इसको यूज़ करके हम उस स्थान की, उस प्लेस की, उस जगह की, उस देश की या उस पूरे कंट्री की हम एक ये लगा लेते हैं कि भाई इस समय पर क्या स्थिति चल रही है, ग्रहों की क्या पोजीशन है। क्योंकि प्लैनेट्स तो देखो ऊपर ट्रैवल कर ही रहे हैं, वो तो प्रूव हो चुका है सोलर सिस्टम में, ठीक है। तो उस समय पर उस जगह के कैसे प्लैनेट्स चल रहे हैं वो ये बता देते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये नहीं बता सकता कोई कि भाई ऐसा होगा ही होगा, सिर्फ वो एक संभावना बता सकता है कि ऐसी चीज़ें बन सकती हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे क्लाइंट्स हैं, वो कभी भी किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते हैं, किसी दूसरी स्टेट में ट्रैवल करते हैं, तो वो पहले पूछ लेते हैं कि हमारा ये ट्रिप कैसा रहेगा, हम 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक इस देश में हैं, इस जगह पे हैं, कैसा जाने वाला है। तो हम जब देखते हैं सब कुछ ठीक है तो हम बता देते हैं। अगर उसमें कुछ बीच में दिक्कत है 2-3 दिन की तो उसका उपाय साथ बता देते हैं। तो यही है कि अगर किसी भी एस्ट्रोलॉजी मेथड को यूज़ करके हमें ये चीज़ पता लग जाती है कि इन दिनों में इस जगह पे कोई गलत चीज़ होने की संभावना है, तो हम वॉर्न कर सकते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो हमारी इंटेलिजेंस है, देश की इंटेलिजेंस हो गई, रॉ हो गई, ISI हो गई, ये सब भी इस सब को फॉलो करती हैं। और कहीं ना कहीं वो जब उनको ये चीज़ इंडिकेशंस मिलती हैं एस्ट्रोलॉजर से कि इस जगह पर कुछ ग्रह खराब हो रहे हैं, स्थितियाँ खराब हो रही हैं, तो फिर वो अपने दूसरे मेथड्स को यूज़ करके वहाँ पर एक्सप्लोर करती हैं और पता लगाती हैं कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है और कहाँ से हो रहा है।
ओके। जी सो अभी जैसे आपने स्थान कुंडली की बात करी, जी तो काफ़ी बार सोशल मीडिया पे या टीवी पे आपने न्यूज़ में देखा होगा, एक चीज़ वायरल होती है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है ना? जी काफ़ी सालों से हम सुनते आ रहे हैं, छोटे-छोटे होते हैं तब भी कह रहे थे 2 साल बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगी, प्रलय आएगी, देन फिर 2011 में भी ये चीज़ उठी थी, फिर 3-4 साल बाद फिर उठ जाती है। जी। तो ऐसा सच में होने वाला है कुछ, कि सिर्फ़ ये वायरल होने की चीज़ें हैं? देखो वही बात है, कुछ लोग इसका नेगेटिव यूज़ भी करते हैं। हुँ, कुंडली में अगर हम कुंडली के सिद्धांतों को समझें तो उसमें कहीं भी अंत का विषय ही नहीं है। हम किसी की डेथ नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी से। हुँ, तो हम किसी देश का या दुनिया का अंत कैसे प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं? सबसे बड़ा तो यही सवाल है। हुँ, लेकिन अगर कोई इस चीज़ को कर रहा है तो उसके पीछे उसके अपने पर्सनल इंटेंशंस और मोटिव हो सकते हैं। वो फेमस होने के लिए, हुँ, अपनी रिकॉग्निशन बढ़ाने के लिए। क्योंकि ऐसा है ना, आप एक न्यूज़ पढ़ें अखबार में कि यहाँ पर इस दिन 14 बच्चे पैदा हुए इस हॉस्पिटल में, ये एक न्यूज़ नहीं है। पर इस हॉस्पिटल में आज एक बच्चे की डेथ हो गई, ये न्यूज़ है। तो नेगेटिव चीज़ जो है वो जल्दी फैल जाती है, इस बिल्कुल। चीज़ का टारगेट किया हुँ। जाता है। सो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कितने ग्रह हैं, और हर एक ग्रह का थोड़ा-सा आप इलैबोरेट कर सकते हैं कि कौन-सा ग्रह किस चीज़ के लिए स्पेसिफिकली रोल प्ले करता है? जी, देखिए 9 ग्रह हैं, ये तो सबको ही पता है, हम हुँ, सोलर सिस्टम में भी पढ़ते आ रहे हैं। जी। अगर हम उनकी बात करें सिग्निफिकेंस की, हुँ, तो सबसे पहले आता है सूर्य ग्रह। हुँ, सूर्य मतलब सन, इसको बोला जाता है किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स, राइट। ठीक है? और ये सिग्निफाई करता है इंसान की आत्मा को, कि अगर इंसान का सूर्य अच्छा है, उसकी पावर अच्छी है, वो उच्च का है, तो हम ऐसा बोलते हैं कि ऐसे इंसान की आत्मशक्ति बहुत अच्छी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पावर। तो ऐसे ही हर ग्रह का एक सिग्निफिकेंस है। उसके आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे आता है चंद्रमा ग्रह, हुँ, जिसे हम बोलते हैं मून प्लैनेट। चंद्रमा ग्रह जो है वो इंसान के मन को सिग्निफाई करता है कि इंसान का मन कितना प्योर है। अगर किसी का चंद्रमा बहुत अच्छा है तो ऐसा देखा जाता है ऐसा इंसान बहुत इमोशनल है, इमोशनल डिसीजंस लेगा। हुँ, तो यहाँ से ये पता लगता है। अगर हम उसके आगे चलें तो 3 नंबर पे आता है हमारा बृहस्पति ग्रह, हुँ, देव गुरु बृहस्पति, जुपिटर प्लैनेट। ये बताता है कि इंसान की वैल्यूज़ कितनी अच्छी हैं, नॉलेज कितनी अच्छी है, हुँ, उसकी जो पीछे कल्चर है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड है, वो कैसा है। यहाँ से हम ये जानकारी लगा लेते हैं। 4 नंबर पे चलते हैं, तो ये जो मैं नंबर्स बता रहा हूँ ये बेसिकली न्यूमरोलॉजी है। ओके। 1 नंबर पे सन, 2 पे मून, 3 पे बृहस्पति, ऐसे ही 4 पे राहु है। जो राहु प्लैनेट है वो इंसान के ऑब्जेशन को बताता है कि ये कितना ऑब्जेशन होल्ड करता है, किसी चीज़ के लिए कितना पागलपन है इसके अंदर। ठीक है जी। तो ये चीज़ अगर हमें सिग्निफाई करनी है तो हम उसके राहु को पूछते हैं और राहु को देखते हैं। ऐसे ही हम उससे आगे चलते हैं। 5 नंबर पे हमारा बुध ग्रह। बुध ग्रह मतलब मरकरी प्लैनेट। मरकरी प्लैनेट जो है ये उसका लेवल ऑफ इंटेलेक्ट है, वे ऑफ कम्युनिकेशन है। और बुध मतलब बुद्धि, उसका माइंड कितना शार्प है, कितना स्पॉन्टेनियस है, कितनी जल्दी वो रिस्पॉन्स दे सकता है, ये उसका मरकरी सिग्निफाई करता है। इसके बाद आगे चलते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे आते हैं हमारे शुक्र ग्रह, जिसके पीछे आजकल सारी दुनिया भाग रही है। लग्जरी, लग्जरी का कारक है, रोमांस का कारक है, लव लाइफ का कारक है। ये सारी चीज़ें शुक्र ग्रह बताता है। किसी हुँ, इंसान की कुंडली में बहुत अच्छा है तो ये सब चीज़ें बहुत मिलेंगी, ये खराब है तो थोड़ी कम मिलेंगी। मिल जाएंगी लेकिन एफर्ट डबल लगेगा। एफर्टेबल ठीक लगेगा। है ना? तो ये नहीं है किसी का शुक्र खराब है तो वो तो बस अब अपना होप ही छोड़ देगी, लग्जरी है ही नहीं। उसके लिए उसको एक इंसान को 100% मेहनत करनी है तो उसको 200% करनी है। हुँ, ठीक है ना? तो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकता है तो मिल जाएगी। सामान्य ज़िंदगी जीना चाहता है तो नॉर्मल एफर्ट से चल जाएगी उसकी। हाँ, जिसका बहुत अच्छा होगा उसको जल्दी मिल जाएगी, कम एफर्ट्स करके मिल जाएगी, ये फ़र्क होता है। 7 नंबर पे चलते हैं, केतु ग्रह की बात आएगी। केतु ग्रह उसकी स्पिरिचुअल जर्नी है। आपने देखो कुछ लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, हर चीज़ स्पिरिचुअली इंक्लाइन होकर चलती हैं। ऐसे लोगों का देखा जाता है कि जो जन्म है 7 तारीख को हुआ है, 16 तारीख को हुआ है, क्योंकि 1+6 करेंगे फिर से 7 आ जाएगा, या फिर 25 तारीख को हुआ है किसी भी महीने की। तो ऐसे लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं। ऐसे लोग डिटैच जल्दी हो जाते हैं। अगर इनके पार्टनर की साइड से इनको प्रॉपर लव, केयर, इमोशन, एक्सपेक्टेशंस इनकी फुलफिल ना हो तो ये डिटैच जल्दी हो जाते हैं। हुँ, ठीक है। आगे चलते हैं। 8 नंबर। 8 नंबर है शनि ग्रह, सैटर्न प्लैनेट का। ये डिसिप्लिन का कारक है कि इंसान कितना डिसिप्लिन्ड होगा, कितना पंक्चुअल होगा और कितना रिस्पेक्टफुल होगा दूसरों को लेकर, ये शनि ग्रह बताता है। तो आप देखिए जितने भी हमारे बड़े बड़े लोग हैं, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, आप टेक्नोलॉजी के इंडस्ट्री का जो टॉप पे है, आप किसी भी इंडस्ट्री के टॉप के बंदे को देखेंगे तो उसका शनि मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। शनि इज इक्वल टू मनी। जितना वो मेहनत करेगा, जितना वो डिसिप्लिन रहेगा, उतना उसके पास पैसा, लग्जरी और सब चीज़ आ जाएगी। और इसके बाद हम चलते हैं 9वें ग्रह, मंगल ग्रह के ऊपर।
मंगल ग्रह जो है वो इंसान की एनर्जी का कारक है। ओके। कुछ लोग जो होते हैं आप देखिए बिल्कुल लथार्जिक होते हैं, लेजी होते हैं, उनको सब चीज़ बैठे बैठे चाहिए। तो ऐसे लोगों का मंगल या तो नीच का रहेगा या बली रहेगा या ग्रहण में रहेगा, तो ये सिग्निफाई करता है। और कुछ लोग हैं कि उनसे बैठा ही नहीं जाता, कुछ ना कुछ करते रहेंगे बैठे बैठे। बच्चों को देख के, अब हम तो क्या है ना, हम जैसे देखते हैं ना कि बच्चा बहुत कूद रहा है, रुक नहीं पा रहा है 1 मिनट भी, तो हम बोल देते हैं इसका मंगल बहुत अच्छा है। और इतने से ही हमें उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम कुछ भी नहीं चाहिए, हम बता सकते हैं कि मंगल की जो फील्ड्स हैं, जैसे पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, डिफेंस हो गई, उसमें अगर ये आगे प्रोफेशन बनाएगा तो अच्छा रहेगा। ये चीज़ है। तो आज की दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेंटल स्ट्रेस, जी। ये किस ग्रह की वजह से ज़्यादा हो जाता है, जो मेंटल स्ट्रेस है? देखो, जैसे कि अभी मैं आपको सारे प्लैनेट्स का बता रहा था, तो मैंने मन का बताया चंद्रमा से। अगर किसी का चंद्रमा वीक है तो वो मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा लेगा, ठीक है, इमोशनली वीक रहेगा क्योंकि इमोशंस का कारक है उसके। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो नेगेटिविटी से घिर जाते हैं बहुत जल्दी। थोड़ा सा भी नेगेटिव होगा ना तो ये उसको बहुत हाइपर कर देंगे, इनको ऐसा लगेगा कि यार अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैंने सारी होप्स लूज कर दी हैं। तो जिसका चंद्रमा अच्छा है और सूर्य अच्छे है क्योंकि उसकी आत्मशक्ति, तो ऐसा इंसान बैलेंस रहेगा, वो खराब सिचुएशन में भी रास्ता ढूंढ लेगा। समझ रहे हो? तो चंद्रमा आज की स्थिति में आप देखिए 2000 के बाद जिन भी बच्चों का जन्म हुआ है उनका वीक है, ठीक है, क्योंकि 1999 तक जितने भी बच्चे पैदा हुए उनके पास 9 नंबर नेचुरली था, 199 और आगे, या फिर 198 आगे, तो 9 उनको मिल रहा था। बट 2000 के बाद के बच्चों में 9 आना बहुत कम हो गया, क्योंकि जो नेचुरल 1900 की सिग्निफिकेंस थी वो खत्म हो रही है। तो ऐसे बच्चे जो है ना इमोशनली वीक हो रहे हैं। अब आप देखिए जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ना, अभी हम 2020 से 30 के दौरा में जा रहे हैं, इसके बाद हम 30 से 40 के बीच में जब आएंगे तो और ज़्यादा आपको सुसाइडल अटैम्प्ट्स, डिप्रेशन के केसेस, न्यू बॉर्न बेबीज के बता रहा हूँ, आगे जाके मिलेंगे, जो 20, 22, 25 साल बाद जो इस टाइम पे पैदा होंगे वो ज़्यादा मिलेंगे। हाँ, जितने लोग 2000 से पहले बॉर्न हुए हैं वो बहुत ब्लेस्ड हैं कि उनको मंगल की क्वालिटीज़ अंदर फ्री में मिल रही थी। तो ऐसे लोगों में ना एक हिम्मत शक्ति थी कि कुछ भी खराब होगा तो हम देख लेंगे। वो चीज़ 2000 के बाद खत्म होती जा रही है। ओके। तो कोई बेसिक रेमेडी हम बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए अगर मंगल थोड़ा सा हाँ जी ठीक करना है तो? बहुत आसान है। देखो, मंगल के स्वामी है हनुमान जी, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आसान कुछ भी नहीं है। ये भी नहीं कर सकते हैं, हनुमान जी के चरणों से लगा के एक लाल धागा अपनी कलाई पे बांध लें। इससे आसान क्या होगा? तो मंजू भैया, एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड स्पेशली सेलिब्रिटीज़ में बहुत देखा जाता है जी, नाम चेंज करने का, जी, है ना, और गाड़ियों का नंबर, फ़ोन का नंबर जी। ये एक्चुअली क्या कंसेप्ट है? ये न्यूमरोलॉजी का कंसेप्ट है। जो न्यूमरोलॉजी है वो सारी नंबर्स और लेटर्स पे बेस्ड है। हर लेटर की एक वैल्यू है, जैसे ए लेटर, आई लेटर, इनकी 1 नंबर वैल्यू है। 1 नंबर मतलब सूर्य, ठीक है। तो ऐसे ही ये सारा लिंक्ड है। अब आप देखिए, जब ये स्टार्ट हुआ, मतलब वही बता रहा हूँ ना, जैसे रिसर्च बढ़ रही है, इवॉल्व हो रही है एस्ट्रोलॉजी, तो जब लोगों को पता चला कि लेटर्स और फिगर्स में इतनी ज़्यादा पावर है, क्योंकि आप एक छोटी सी बात समझिए, आप कहीं भी जाएंगे, किसी से भी मिलेंगे, सबसे पहले क्या बताएंगे? नाम। अपना नाम बताएंगे, कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं बताएंगे, कोई कुंडली नहीं बताएंगे। सबसे पहले एक इंसान कैसे इंट्रोडक्शन देता है? नाम से। तो उसका जो नाम है वो उसकी पहचान है। तो उसकी जो पहचान है, उसके अंदर जो प्लैनेट्स उसको सिग्निफाई कर रहे हैं वो कितने पावरफुल हैं। लेट्स सपोज एक नाम का हमने टोटल बनाया, वो चंद्रमा ग्रह पे चला गया, जैसे हमने 1 + 2 + 4 ऐसे करते गए, लास्ट में वो आ गया लेट्स सपोज 20, 2 + 0 करा, 2 आ गया, 2 मतलब मून, जब हम अभी प्लैनेट्स का पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो अब जैसे उसका मून है, और लेट्स सपोज जब उसका जन्म हुआ, उसका नीच के चंद्रमा में जन्म हो गया, तो यहाँ से पता लग गया कि अब वो गलत उसमें चला गया। अब उसको वहाँ से क्या मिलना है? उसको स्ट्रेस मिलना है, परेशानियाँ मिलनी है। अब वो शुरू तो इंसान हर कोई चीज़, कोई नया बिजनेस करे, नया रिलेशनशिप करे, बहुत खुशी से ही करता है, बिल्कुल, ठीक है, बट उसका रिजल्ट क्या रहेगा वो उसका नाम सिग्निफाई करता है। अभी आप रिसेंट एग्जांपल देख लीजिए, रेमंड्स कंपनी थी, जब तक जो उनके मालिक थे वो चला रहे थे तो बहुत अच्छी चल रही थी। जैसे ही उन्होंने अपने बेटे को हैंड ओवर करी तो वो डूबनी शुरू हो गई। क्या हुआ? सब वही वर्कर हैं, वही कंपनी है, सब कुछ वही है, सिर्फ उसका हेड चेंज हुआ और यहाँ पर ये सारा कायाकल्प हो गया। तो फिर जो रेमंड्स के मालिक हैं उन्होंने अपने बेटे को इंट्रोड्यूस किया एक नेम न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ, जिनसे कंसल्ट करके उन्होंने आज से कई साल पहले वो नाम रखा था। तो उन्होंने बताया कि अगर इसका हेड आपका बेटा रहेगा तो वो प्लेनेट उसको सूट नहीं करता है, तो उन्होंने उसको चेंज करके एस हटवा दिया, अब उसका नाम रेमंड हो गया। जी, तो इतनी बड़ी कंपनी जो सालों से अच्छा कर रही है, वो एक बार अपना डायरेक्टर चेंज होते ही इतनी जल्दी गिरनी शुरू हो जाए, तो आप समझ सकते हैं नाम में कितनी पावर है।
तो ये सिर्फ प्रोफेशनली इस चीज़ को रिलेट करती है न्यूमरोलॉजी, या फिर पर्सनल लाइफ के ऊपर भी कुछ इम्पैक्ट नहीं है? नहीं, सबसे पहले तो आप कोई भी मेथड ऑफ ऑकल्ट साइंस लेंगे, वो आपकी वाइब्रेशंस पे काम करेगी। आपकी वाइब्रेशंस अच्छी होंगी, आपका ऑरा अच्छा होगा, तो आपका काम में भी मन लगेगा। आप अपने रिलेटिव्स को, रिलेशंस को भी ज़्यादा टाइम देंगे, अच्छे से ट्रीट करेंगे, रिस्पेक्टफुल रहेंगे। तो यही चीज़ है, सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ सुधरेगी, आपकी पर्सनैलिटी सुधरेगी, उसके बाद ही आपका प्रोफेशन सुधरेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब कुछ इंटरलिंक्ड है। बिल्कुल। अगर आप मानसिक तौर से खुश नहीं हैं तो आप अपने काम में क्या ध्यान लगाएंगे? राइट। राइट। आप अपने बच्चे को कितनी केयर कर पाएंगे? सबसे पहले आपकी मानसिक खुशी है, आप ये हैप्पी हैं, आप एक प्योर सोल हैं, आप अच्छा कर रहे हैं सबके लिए, तो आपकी एनर्जीज पॉजिटिव होंगी, आपका ऑरा पॉजिटिव होगा और आपके साथ चीज़ें भी पॉजिटिव होंगी। राइट। सो कुंडली में अगर कोई दोष है, किसी जी। की भी कुंडली में अगर कोई दोष है, तो क्या उस दोष को परमानेंटली खत्म किया जा सकता है कुछ रेमेडीज से, या फिर सिर्फ बैलेंस ही किया जा सकता है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी से ना कोई भी डिलीट का बटन नहीं है कि हम ये बोल दें कि भाई आपका मंगल खराब है, इसको डिलीट कर देते हैं, आपको शुक्र अच्छा है, ये चलता रहे। सिर्फ हम एडिट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि आपका मंगल खराब है, इसके लिए आप ये रेमेडी करते चलो, तो वो आपको खराब फल कम देगा। ठीक है, खत्म नहीं होगा। मतलब ये बेसिकली अगर हम रियल लाइफ में लेके चलें तो ये उतना ही रिलेटेबल है जितना अगर आपने वेदर देखी अपने फ़ोन में, आपको पता लगा बारिश होने की संभावना है, आप छतरी लेके निकल पड़े। आप बारिश को तो नहीं रोक सकते, जी, अपने आप को बचा सकते हैं। बिल्कुल। हर एक दोष की कोई रेमेडी है, या फिर ऐसा भी कोई दोष है कि जिसकी कोई रेमेडी ही नहीं है? नहीं नहीं, हर चीज़ की रेमेडी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का आविष्कार ही इसलिए हुआ था कि हम इससे किसी को बचा सकें, बता सकें या समझा सकें। ठीक है, इसका आविष्कार इसलिए नहीं हुआ था कि किसी को डरा दें या उसको और नेगेटिविटी में धकेल दें। समझ रहे हैं ना? जैसे एक हार्ट का पेशेंट डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोल दिया भाई तेरे पास तो एक ही महीना है, तो वो तो एक ही दिन जी पाए तो वही बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नेगेटिविटी के ऊपर ही अगर हम डिस्कशन करें, काफ़ी बार मतलब ये कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी को नेगेटिव तरीके से भी देखा जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि डर के मतलब ये सिर्फ पैसा ऐंठने की एक तरीके हैं, या फिर डर का धंधा है कि डराओ और पैसा जितना मर्जी वो कर लो। तो उन लोगों के लिए आपका क्या एक मैसेज है कि क्या माइंडसेट चेंज किया जा सकता है? देखो, हर प्रकार का इंसान हर फील्ड में है। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आप अपनी समस्या बताते हैं, तो एक डॉक्टर ऐसा है जो सीधा कहेगा भाई सर्जरी करवा, 2 लाख जमा करवा, तेरी सर्जरी करता हूँ, ठीक हो जाएगा। एक है वो कहेगा कि भाई आप पहले होम्योपैथिक दवाई ले लो, आप ये सस्ती दवाई ले लो, नहीं काम कर रही इससे महंगी दवाई दे देते हैं, ये भी नहीं काम कर रही तो फिर लास्ट ऑप्शन सर्जरी है ना? तो वो वे ऑफ डीलिंग है। अब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर भी है, एक एस्ट्रोलॉजर आपको कहेगा आप हनुमान चालीसा कर लो, उससे उसको तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है जी, और आपका भी कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, आप कर लोगे। पर कुछ एस्ट्रोलॉजर यहाँ पर लोगों को टारगेट करते हैं, उनके फाइनेंसेस को ग्रैब करने के लिए वो क्या करते हैं, पहले ही दिन उनको 2 लाख रुपए की पूजा दे देते हैं। ठीक है जी, उनका पूरा घर तोड़वा देते हैं, वास्तु खराब है जी आपका। ठीक है ना? तो नेगेटिव यूज हर फील्ड में हो रहा है। वहाँ पे अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो वो बेमतलब की सर्जरीज कर रहे हैं। बिल्कुल। कितने केसेस हमारे सामने आ रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं थी, वहाँ भी सर्जरी हो रही है। ठीक है ना? तो यहाँ पर सोल्यूशन प्रोवाइड करने के नाम पे उनको महंगा सोल्यूशन दिया जा रहा है। ठीक है ना? तो यहीं पर एक बहुत बड़ा टॉपिक आता है, आप अपना एस्ट्रोलॉजर बहुत वाइजली चूज करें। क्योंकि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ना कभी आपको डराएगा नहीं, वो आपको बचाएगा। अगर आप नहीं बच सकते हो तो वो बता देगा कि इसका सोल्यूशन नहीं है। बट अगर आपको एक एस्ट्रोलॉजर ऐसा मिल रहा है जो ये कह रहा है कि मैं आपका सब कुछ चेंज कर दूंगा, पूरी लाइफ बदल जाएगी मेरे से मिलने के बाद, सिर्फ आपने मुझे पैसा देना है, तो वो इंसान एस्ट्रोलॉजर नहीं है, एस्ट्रोलॉजर के भेष में कोई और है। राइट। तो कैसे जज करें इंसान, मतलब कैसे इंसान अपने आप को वो ठीक रास्ते के ऊपर डाले कि किस तरीके से चूज किया जाए एक एस्ट्रोलॉजर को? हाँ जी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक आम इंसान एस्ट्रोलॉजर कैसे चूज करता है? सबसे पहले वो जाएगा, उसका अपीयरेंस देखेगा। कि इन्होंने धोती कुर्ता पहना है, टीका वीका लगाया है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी मालाएं पहनी है, तो ये एस्ट्रोलॉजर सही है। पर ये सबसे गलत कंसेप्ट है। एस्ट्रोलॉजी तो एक प्योर साइंस है, इसमें आप ऐसे कैसे जज कर सकते हो कि उसने पहना क्या है? या फिर यही सब कपड़े पहन के एक गली में झोला पहन के कोई घूम रहा है तो ये मेरा भविष्य बता देगा? उसको तो अपना भविष्य नहीं पता, वो तो खुद गलियों में धक्के खा रहा है। राइट। समझ रहे हो ना? तो हमें सबसे पहले अपनी प्रैक्टिकल माइंड से ये सोचना है कि यार अगर इसको कुछ कल का पता है तो हमारे बीते हुए कल का भी पता होगा। तो जाएं, अपनी डिटेल्स बताएं और उनको कहीं एक ओवरव्यू दें। कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा, क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर होगा, लर्नेड एस्ट्रोलॉजर होगा, वो आपको ओवरव्यू देगा। वो बताएगा कि आपकी मानसिक स्थिति ऐसी है,
इस साल से इस साल में ये खराब रही, इस साल आप अच्छे हो गए। तो वहाँ से अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ही आप अगला फ्यूचर उससे जाने। तो कभी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके अपनी समस्याएं खुद मत बताएं, सबसे पहले थोड़ा पास्ट जाने, वो आपको समझ आए, रिलेट हो, तो ही फ्यूचर जाने। तो न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी में क्या फ़र्क है और कैसे एक दूसरे को रिलेट करती हैं दोनों चीज़ें? देखो मैं बताता हूँ, सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी है जिसमें आप अपनी कुंडली बता रहे हैं और आपको एक सारा विश्लेषण मिल रहा है महादशाओं दशाओं का एनालिसिस, नक्षत्रों का देखकर कि पिछला कैसे गया, अभी कैसे जाएगा, आगे कैसे जाएगा, ठीक है। बट ये तो सिर्फ आपकी लाइफ है, आपके कर्म है, आपके पुराने कर्मों का फल है। बट अब आप एक छोटा सा कोई टॉय भी लेते हैं या कोई खाने पीने की चीज़ भी लेते हैं, उसके पीछे एक लेबल होता है, आपने पढ़ा होगा कि स्टोर एट इतने डिग्रीज, है ना। तो एनवायरनमेंट भी इफेक्ट करता है। अब उस इंसान का क्या नाम रखा गया, उसके माँ बाप भाई बहन कैसे हैं आसपास, वो किस घर में रहता है, वहाँ का वातावरण कैसा है, ये भी बहुत कुछ बताएगा उस इंसान के साथ क्या होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर डेस्टिनी। समझ रहे हैं। तो इसीलिए हमें ये सब चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है। अगर हम उसकी कुंडली से ही सब कुछ ठीक कर पाते तो फिर ये जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं उसको इफेक्ट ना करती होती। पर ये सब चीज़ों का भी उतना ही इफेक्ट है जितना कि उसका खुद का है। अब आपने कोई चीज़ खरीदी, वो बहुत बढ़िया क्वालिटी की है, आपको पसंद भी है, आप उसके लिए पैसा भी दे के लाए हैं, लेकिन अगर आप उसको उसके मेंशन टेम्परेचर पर या एनवायरनमेंट में नहीं रखेंगे वो ख़राब होगी। बिल्कुल। सिमिलरली इज विद एस्ट्रोलॉजी। अगर आप उसकी कुंडली अच्छी देख ली, उसको नग अच्छे बना दिए, ग्रह अच्छे कर दिए, पूजाएं कर दी, बट उसका वास्तु ही खराब था। समझ रहे हैं। पहले बीमारी की जड़ पता होनी चाहिए ना। अगर एक डॉक्टर पे आप गए, आपने उसको कहा भाई मेरे को देखो क्या डायग्नोज करो, क्या प्रॉब्लम है, उसने देखा इसकी तो टांग नीली पड़ गई है और देड़ काट दी, तो फिर वहां पे क्या पता आपकी पैंट का रंग छूट रहा हो। ये भी तो देखना जरूरी है ना। बिल्कुल। तो वही चीज़ है, उसका कितना डेप्थ में इफेक्ट आ रहा है वो चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में आपने एक वर्ड यूज़ किया था, स्विच वर्ड्स, है ना? तो मंत्रास और स्विच वर्ड में क्या डिफरेंस है एक्चुअली? देखो वही है, जैसे रिसर्च हुई, चीज़ें इवॉल्व हुई, तो पता लगा कि जो संस्कृत के मंत्र हैं वो हर कोई आज की डेट में चैंट नहीं कर पाता। अब मैं आपको एक मंत्र बता दूं 30 लाइनों का, आप कैसे पढ़ोगे? आपके लिए तो बीच में उसका प्रोनाउंसिएशन ही गलत हो जाएगा। राइट। बट वहाँ पे जब इवॉल्वेशन हुई तो ये पता लगा कि जो इंग्लिश में, जो जहाँ पे हिंदी का कम्युनिकेशन नहीं है, संस्कृत का कुछ अता पता नहीं है, वो देश भी मंत्र जाप कर रहे हैं, लेकिन वो अपने तरीके से कर रहे हैं। उनके स्विच वर्ड्स बने, स्विच वर्ड्स एक मंत्र ही है लेकिन इंग्लिश में है। जैसे 4 वर्ड का मंत्र है, टुगेदर डिवाइन लव, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये भी एक मंत्र का ही एक इंग्लिश फॉर्म है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ओम श्रीम हलरीम क्लीम नमः। इसको जब उन्होंने कन्वर्ट किया तो ये बन गया टुगेदर डिवाइन लव। ओके। ये चीज़ है, ये एक जापानीज साइंस है। वहाँ से जो उनकी जापानीज लैंग्वेज में आया उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और उसको स्विच वर्ड बना दिया गया। काफ़ी एड्स भी आजकल टीवी वगैरह के ऊपर भी आती हैं, जी। वशीकरण और ये कुंडलिनी जागरण, थर्ड आई ओपनिंग, ये क्या है एक्चुअली? ये भी एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है? देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ, कुछ लोग इस चीज़ का नेगेटिव भी बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं आज की डेट में। अब आप एक चीज़ समझिए, आपको कोई ऐड दिख रही है, उसमें कोई आवाज़ आ रही है और बहुत सारे ग्राफिक्स दिख रहे हैं कि हमारे पास आएँ, या फिर कुछ टेस्टिमनी भी दिख रही हैं कि बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल दी गई, उनकी कुंडली जागरण करने के बाद उनका सारा डेस्टिनी चेंज हो गया। तो एस्ट्रोलॉजी तो ये बोलती ही नहीं है हम किसी को बदल सकते हैं। हम बचा सकते हैं, समझा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, उससे उनको बदलाव अपने आप लाइफ में फील होंगे। लेकिन जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं, जो धरती पे भगवान बन गए हैं कि हम बदल देंगे सब कुछ, वो सब लोगों की आप पहचान कैसे कर सकते हैं? वो ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि आप हमें 1 लाख दो, 10 लाख दो, 5 लाख दो, जो भी उनकी अमाउंट होगी उनकी हैसियत के हिसाब से लेके, और आपका सारा लाइफ डेस्टिनी बदल देंगे। और ऐसे लोग ना यूजुअली आप देखना कभी अपना चेहरा सामने नहीं रखेंगे। ये लोग काम करेंगे पर्दे के पीछे, कभी तो ये कुछ नाम से बन जाएंगे, कभी कुछ नाम से बन जाएंगे। ये अपनी प्रोफाइल नेम चेंज करते रहते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले कोई भी इंसान आज की डेट में, देखो फ़ोन का ज़माना है, ऑनलाइन कंसल्टेशंस चल रही हैं सब जगह, हम भी प्रोवाइड करते हैं, सब लोग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आप उस एस्ट्रोलॉजर को जानिए, उसकी बेस को जानिए कि ये इंसान कहाँ से उठा है, इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, क्या वो खुद भी अपनी लाइफ में कुछ कर पाए या नहीं अभी तक। बिल्कुल। अब मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहीं जगह पे बैठे हुए अपनी लाइफ में लूजर हैं, कुछ भी नहीं कर पाए, और वो एस्ट्रोलॉजर का कपड़ा पहन के, भेस पहन के, ऐड चला के लोगों को लूट रहे हैं। तो ऐसे इंसान पे जाने से बचें, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी को जाने, उसके ब्रांड नेम को जाने कि कब से कर रहा है, क्यों कर रहा है, कहाँ से सीखी, क्या वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रहा है। एस्ट्रोलॉजी में ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, अगर कोई इंसान इसको सिर्फ अपने फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए करेगा
तो वो किसी को हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी इंट्यूशन पावर डाउन होती चली जाएगी। राइट। जी। ओके। सो वास्तु का क्या रोल है मतलब पूरे ओवरऑल लाइफ के अंदर? जैसे अगर हम वो बात करें कि कई बार ऑफिसेज में हम देखते हैं कि एक वो छोटा सा टर्टल रख दिया, जी। क्या यही वास्तु है या ये कुछ और है, और इसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या पड़ता है? जी, ये ट्रेडिशनल वास्तु नहीं है, ओके। ये मॉडर्न डे वास्तु है हम्म, जो चाइनीज एस्ट्रोलॉजी से हमने ग्रैब की है। आप अगर इसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी बताना चाहूँगा मैं आपको। आज से कई सौ साल पहले ना चाइना का पूरा तबाह और अंत होने वाला था, इतनी बड़ी प्रलय आ गई थी वहाँ पर रोज बाढ़ आती थी, कई बिल्डिंग्स टूट जाती थी, कई घर डूब जाते थे, कई सौ लोग मर जाते थे रोज। तो वहाँ के जो राजा थे ना, उन्होंने सोचा कि यार इंडिया के पास तो वास्तु है, तब हमारे यहाँ वास्तु बहुत इजीली प्रैक्टिस हो रही थी, पर ये वाली नहीं, ये जो यंत्र वंतर वाली नहीं। क्या होता था कि पर्दे इस रंग के लगाओ, एंट्री इस जगह से हो, टॉयलेट इस जगह नहीं हो। तो उनके जो सलाहकार थे ना, उन्होंने सबने कहा कि इंडिया चलते हैं और इंडिया से वास्तु से पूछ लेते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश के साथ, कोई उपाय है, कोई चीज़ें बदलनी है तो बदल के अपना देश बचाते हैं। तो चाइना वालों की ना एक क्वालिटी है, वो कभी भी किसी देश से ना हेल्प नहीं लेते। उनको कोई भी चीज़ चाहिए, आप देखो गूगल सारी दुनिया यूज़ करती है, चाइना नहीं यूज़ करता, उनका अपना ब्राउज़र है, हर चीज़ उन्होंने अपनी आविष्कार की। तो वहाँ के राजा ने भी ईगो में यही कहा, चाहे मेरा पूरा देश डूब जाए लेकिन मुझे अपनी वास्तु बनानी है। उसको डेवलप करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अगर नेचर हमारे साथ ऐसा कर रही है ना, तो नेचर हमें बचाने का संकेत भी देगी। तो उन्होंने रोज़ लोगों की ड्यूटी लगाई, वो जाके नदी के किनारे खड़े हुए। जब प्रलय आई कुछ लोग डूब गए, डूबने से पहले ना वो अनाउंसमेंट करते थे कि यहाँ पे आज ऐसा हुआ, हवा तेज़ चली, ये हुआ वो हुआ। तो जब उन्होंने काफ़ी दिनों तक ये चीज़ हुई ना, तो एक चीज़ ऑब्जर्व करी, एक कछुआ बाहर निकल के आता था पानी से, उसके बाद पानी आ जाता था। तो उन्होंने वो सिंबल पकड़ लिया कि नेचर बता रही है इस कछुए में कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है। तो नेक्स्ट डे राजा ने कहा अब जैसे ही वो कछुआ है पकड़ के भाग लेना। तो वो कछुआ उन्होंने पकड़ लिया। उस कछुए की जब रिसर्च हुई तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो बीमारी की जड़ी पकड़ी गई है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगले दिन एक और कछुआ आ गया, फिर बाढ़ आ गई। तो ऐसे 3-4 कछुए पकड़े, तो उनकी पीठ पे जो पैटर्न बना हुआ था ना, वो स्पेशल था और वो सेम था सबके ऊपर। तो जब उसकी स्टडी हुई, डिकोडेशन हुई, तो उन्होंने अपनी एस्ट्रोलॉजी बनाई जिसे उन्होंने नाम दिया फेंग शुई। ओके। जी। और फेंग शुई का भी जो एक मॉडर्न डे वर्जन है वो है लोशु ग्रिड। ओके। और ये इतनी पावरफुल है कि आप ये छोटे से यंत्र से ही, जैसे इंडिया की जो वास्तु थी उसमें मैं ये कहूँगा कमी थी कि वो बहुत कुछ तोड़वा देती थी। लेट सपोज आपने नया घर बनाया, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, आप एक एस्ट्रोलॉजर पे गए, उसने कहा जी आपका टॉयलेट गलत बन गया, अब पूरा तोड़ दो। तो आप कहोगे यार मैंने तो अभी नया घर बनाया, मैं कैसे करूं। कई बार इंसान की फाइनेंशियल स्थिति भी ऐसी नहीं होती, घर बनाने में बहुत खर्चा आ जाता है। बिल्कुल सही। तो वहाँ पर ये चीज़ें काम आती हैं। ये एक यंत्र हैं जो उन्होंने रिसर्च करे हैं और उसके पीछे निकले हैं, नेचर से ही डिराइव किए हैं। अब आप देखिए जापान जाइए, टोक्यो जाइए, जो हाथ हिलाने वाली बिल्ली यूजुअली आप देखते हो ना, बिल्कुल, गाड़ियों में बिल्कुल, रखी हुई है बिल्कुल, लोगों ने बिल्कुल। शो पीस की तरह, जी। वो वहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर बड़ी बड़ी बनी हुई हैं। ओके। ये इतने पावरफुल यंत्र हैं, लेकिन इनका यूज़ करना अभी इंडिया में हर किसी को नहीं आता। आप देखिए जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ लोगों की ख़राब हो रही है, कहीं ना कहीं ये कारण है। बिना पूरी नॉलेज के, हाफ नॉलेज के साथ वो ये सब चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। कई बार तो लोग मिसगाइड भी कर रहे हैं कि चलो सबने रख लिया तो हम भी ये चीज़ रख देते हैं। बिल्कुल। तो यही चीज़ है, अगर आप इसका सही सिग्निफाई करेंगे और सही यूज़ करेंगे तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। ओके। सो क्रिस्टल्स और स्टोन्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो दोनों ही रेमेडियल मेथड है, लेकिन हर कोई इंसान ना नेचुरल स्टोन्स को अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है। जैसे जैसे एस्ट्रोलॉजी इवॉल्व हुई तो लोगों ने सॉल्यूशंस के लिए एस्ट्रोलॉजर्स पे ज़्यादा जाना शुरू किया। तो जब पता लगा कि यार एक पुखराज लेना है, एक अच्छी क्वालिटी का पुखराज 70-80 हज़ार से शुरू होकर 10 लाख रुपए तक आता है, तो हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। वहीं पर उसका जो ऑल्टरनेटिव क्रिस्टल है वो कुछ लैब ग्रोन है और कुछ नेचुरली भी मिलते हैं, बट वो उतने रेयर नहीं है जितना एक पुखराज रेयर है। पुखराज को इंपोर्ट किया जाता है दूसरे कंट्रीज से, ये हर जगह मिल जाता है, तो ईजिली अवेलेबल है, चीपर ऑल्टरनेटिव है और इक्वली इफेक्टिव है। ये फ़र्क है। राइट। तो वंश जी, अगर आपको अब किसी ने अप्रोच करना हो, इतना आपने ज्ञान हमें दिया, व्यूअर्स को भी दिया, ऑब्वियसली लोग चाहेंगे कि वो आपसे मिलें, आपसे बात करें अपने सॉल्यूशंस के लिए। तो अगर किसी ने आपको अप्रोच करना हो तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, बेस्ट तरीका क्या है? जी देखिए, जो भी लोग हरियाणा में, करनाल में या आसपास लगते ज़िलों में रहते हैं, वो लोग हमारे ऑफिस पर भी विजिट कर सकते हैं। एस्ट्रोवंश ज्योतिष केंद्र के नाम से करनाल में हमारा प्लेस है, सदर बाज़ार के पास। गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं।
लेकिन जो लोग हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, क्योंकि हम ग्लोबली काम करते हैं, तो वो लोग हमारी वेबसाइट www.amazingastro.co.in के माध्यम से जुड़ सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9467726411 के माध्यम से कनेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और साथ ही साथ अपने सॉल्यूशंस भी ले सकते हैं। कोई बेसिक वास्तु भी है कि जो सबके लिए एप्लीकेबल हो? जैसे हम कई बार देखते हैं जी। कि लोगों के घरों में वो फोटोज लगी हुई हैं घोड़ों की, कुछ इस जी। तरीके के काफ़ी उपाय लोग करते हैं, तो जी। इनकी क्या सिग्निफिकेंस है? कई जगह 4 घोड़े होते हैं, कई जगह 7 होते हैं, तो मुझे जी। लगता है इसमें भी कुछ डिफरेंस है शायद। देखिए, जिसको नॉलेज नहीं है वो तो शो पीस समझ के लगा रहा है, राइट। लेकिन इन रेमेडीज के पीछे ना नेगेटिव भी उतना ही है। अगर किसी को नहीं पता और गलत लगा दिए तो उतना ही नुकसान भी कर सकती हैं। तो सबसे अच्छी जो पोजीशन होती है ये घोड़ों वाली मूर्ति की, 7 घोड़ों की लगानी होती है, और इसको हमेशा घर से अंदर की तरफ लगाएं कि घोड़े जो हैं वो अंदर की तरफ आ रहे हैं। अगर किसी ने ऐसी पोजीशन में लगा दी, ऐसी दीवार पे लगा दी कि घोड़े बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो उस घर की वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी बाहर चली जाएगी। ये बेसिकली प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है, सूर्य को सिग्निफाई करता है, और ये बताता है कि आपके घर में कितनी अच्छी ऊर्जा आ रही है। 7 घोड़ों की तस्वीर घर से अंदर आते हुए अगर आपके घर में लगेगी तो आपके घर प्रॉस्पेरिटी और लक्ष्मी माँ की पूरी कृपा रहेगी। और ऑफिसेज में देखा गया वो रॉक सॉल्ट, कई बार पिंक सॉल्ट रखा जाता है, जी। उसकी क्या सिग्निफिकेंस है और उसको सही रखने का तरीका क्या है? देखिए, रॉक सॉल्ट जो है ना वो ऑरा क्लेंजर है। अगर किसी का ऑरा नेगेटिव हो रहा है, या फिर लेट सपोज कोई एस्ट्रोलॉजर ही है, या कोई हीलर है, या कोई डॉक्टर है जिसके पास मानसिक तनाव में परेशान लोग आ रहे हैं, तो उस इंसान को तो डेफिनेटली रखना चाहिए कि उसके पास जैसे ही कोई नेगेटिव ऑरा का इंसान आए तो उसका ऑरा क्लेंज हो जाए। रॉक सॉल्ट अच्छी क्वालिटी का लें, एप्सम सॉल्ट लें, हिमालयन सॉल्ट लें, और उसको एक बाउल में भर के रख दें। ये तो जनरल रेमेडी है, कोई भी कर सकता है अपने घर में। जिसको भी ऐसा फील हो रहा है कि मेरे आसपास नेगेटिविटी है, वो उसको बाउल में भर के रखें, और 1 पिंच उसको डाल के पानी में रोज नहाएगा तो और भी अच्छा फील करेगा। ओके, तो ऐसी ऐसी कोई 1-2 जनरल रेमेडीज और आप व्यूअर्स को बता पाएं, जहां ताकि लोगों का भला हो पाए, थोड़ा सा जो नेगेटिव हो रहे हैं, तो थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो हर बंदा अडॉप्ट कर पाए। जी, देखो, छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं ये, पर इसको अगर इम्पैक्ट किया जाए, यूज़ किया जाए, तो लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देती हैं। जैसे कि घर का दरवाज़ा है, आजकल आप देख रहे हैं लोग मॉडर्न डे में कैसे दरवाजे लगा रहे हैं, बटन से खुल रहे हैं, ऐसे स्लाइड होके खुल रहे हैं, या फिर ऐसे बटन दबाते हैं ऊपर की तरफ खुल जाते हैं। ये सब हमें घर में नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि हमारे जो वास्तुशास्त्र है वो ये बोलती है कि घर का जो दरवाज़ा है वो हमेशा अंदर की तरफ खुले। ठीक है जी। और हमारी जो दुकान है, ऑफिसेज हैं, इनका दरवाज़ा बाहर की तरफ खुले। कुछ लोगों को ये चीज़ पता नहीं है, वो अपने हिसाब से किसी भी साइड पुश एंड पुल करवा देते हैं, तो उससे क्या है, फिर उनका काम इफेक्ट होता है। कहीं ना कहीं वो जब नाखुश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर एक वास्तु एक्सपर्ट या एस्ट्रोलॉजर उनको यही चीज़ करवाएगा और उससे ठीक हो जाएंगी चीज़ें। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर इनको अडॉप्ट कर लिया जाए तो घर में ही हो सकता है। आपने देखो होगा कुछ लोग घर के बाहर मिर्ची और नींबू लटकाते हैं। जी। वो हर किसी को नहीं लटकाना चाहिए। आजकल तो प्लास्टिक के आने लग गए, लोगों ने जी। प्लास्टिक के लटका रखे होते हैं। हाँ, वो वही है ना, देखो रेवोल्यूशन वहां भी हो रहा है क्योंकि क्रांति आएगी तो सब जगह पे आएगी। अब सबको जब पता लग गया, चाइना वालों को खासकर ये चीज जल्दी पता लग जाती है कि ये चीज हर जगह चल रही है, तो वो उस चीज की सस्ती कॉपी जरूर बना देते हैं क्योंकि एक इंसान नींबू मिर्च खरीदेगा, लगाएगा, फिर वो खराब हो जाएंगे, फिर चेंज करेगा। बिल्कुल। तो उन्होंने परमानेंट ही काम कर दिया, लेकिन वो काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ शो पीस बन के रहेंगे। अब जिसको शो पीस के लिए लगाना है उनके लिए तो परफेक्ट है, वो लाइफ टाइम सॉल्यूशन हो गया। तो अगर किसी के घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है, फाइनेंशियली खासकर वो लोग परेशान हैं, उनके घर में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, तो ऐसे लोगों के लिए एक बहुत छोटी सी रेमेडी है, हर कोई इसे कर सकता है और इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन मिलेगा। सिर्फ अपने घर में जो आटे का ड्रम होता है ना, उसके अंदर 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, जो भी है, डाल के परमानेंटली छोड़ दें। तो इससे क्या होगा, उनके घर में वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, लक्ष्मी माँ को भोजन देने का तरीका है ये, क्योंकि हमने लक्ष्मी को आटे के अंदर बिठा दिया। ठीक है जी। उनके घर में लक्ष्मी माँ की हमेशा कृपा रहेगी, वो वहीं रहेंगी और उनके धन धान्य को बढ़ाती रहेंगी। इनमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इन इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। सो वंशी, कई बार ये देखा जाता है कि इंसान बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गया, बहुत अच्छा लेवल उसने अचीव कर लिया, फाइनेंशियली भी उसने फेम भी बहुत कमा लिया, लोग, हर इंसान उसको जानने लग गया, लेकिन एकदम से उसका या तो डाउनफॉल आ जाता है, या फिर एकदम से खबर आती है कि उसको हार्ट अटैक आ गया, या उसका मर्डर हो गया, या एक्सीडेंट में वो मारा गया। तो ये भी क्या कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी से चीज़ें रिलेट होती हैं? बिल्कुल होती हैं जी। देखो साहिल जी, अगर हमारे पर्सनल डेस्टिनी में कुछ चीज़ें खराब हैं, जो हमने पास्ट लाइफ में गलत कर्म करे हैं,
तो वहाँ से भी ये चीज़ सिग्निफाई होती है कि हमें इस जन्म में वो पे ऑफ करनी पड़ेंगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास का जो वास्तु है वो ये चीज़ें ना होते हुए भी ले आता है। अब जैसे मैं एक रिसेंटली, आपको सबको ही पता है, पूरे देश दुनिया को पता है सिद्धू मूसेवाले जी के बारे में, उनके साथ क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ। बिल्कुल। तो उन्होंने, जब आपको पता हो, उनकी डेथ से आई थिंक 6 महीने पहले ही उनका घर कंप्लीट हुआ था। और जब उनका घर कंप्लीट हुआ तो मैंने उनको ईमेल भी लिखी थी कि आपके घर की जो फेसिंग है वो सही नहीं है, और इससे क्या होता है, आपके घर में जो भी मेल मेंबर अर्निंग है या फिर जो सबसे ज़्यादा फेमस है या जिसके बेसिकली जो जाना जाता है उस घर में एक हेड ऑफ द फैमिली के नाम से, उसकी लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज आते ही हैं। साउथ वेस्ट में जिस कोण में उनकी एंट्री निकल रही है वो दिशा अच्छी नहीं है। और ये चीज़ मैं अभी भी बता रहा हूँ, आगे के लिए भी, जो सिद्धू मूसेवाला जी के छोटे भाई हुए हैं, अभी तो उनकी एज आई थिंक 1-1.5 साल ही होगी, जी। जिस दिन वो 11 साल के होंगे उससे पहले पहले उनके ऊपर भी जानलेवा अटैक होगा अगर वो उस घर में रहे तो। इससे अच्छा है कि उनको कहीं दूसरे देश में या फिर कहीं बाहर शिफ्ट कर दिया जाए उनकी 11 साल के होने से पहले पहले।